माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का क्षेत्र। पारिस्थितिकी विज्ञान एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें हम प्रकृति में पौधों व जंतुओं की अधिकता तथा पर्यावरण की परिवर्तनशीलता के कारण पारिस्थितियों के अध्ययन का क्षेत्र बहुत विस्तृत व महत्वपूर्ण हो गया है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति में पौधे पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं और पर्यावरण लगातार परिवर्तनशील बना रहता है। पारिस्थितिकी का अध्ययन इन विशिष्ट परिस्थितियों में हम करते हैं तो ये बहुत विस्तृत भी हो जाता है और अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रकृति के बाद समुदाय व उसके घटक किन किन सामान्य सिद्धांतों की सीमा में कार्य करते हैं, उन सब का अध्ययन करना भी इस शाखा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। हम प्रकृति का तो अध्ययन करते ही हैं, लेकिन इस प्रकृति में जो समुदाय पाए जाते हैं, पादप समुदाय या जंतु समुदाय, उनके घटक व किन सामान्य सिद्धांतों की सीमा में कार्य करते हैं, इन सब का अध्ययन भी इस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं। पारिस्थितिकी के सिद्धांतों के अध्ययन से न सिर्फ प्राकृतिक समुदाय अपितु उसके पर्यावरण के मौलिक पारस्परिक संबंध का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण के साथ उनका आपसी क्या संबंध है, क्या कार्यकारी संबंध है, इसका अध्ययन भी हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इन सिद्धांतों द्वारा विविध प्रकार के विशेष पर्यावरण के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पारिस्थितिकी में फॉरेस्ट, सॉइल, ओशियन, इनलैंड वाटर, डेजर्ट एक्सेट्रा पर्यावरण का भी अध्ययन किया जाता है। जब हम पारिस्थितिकी का विस्तृत अध्ययन करते हैं तो इसमें फॉरेस्ट इकोलॉजी, सॉइल इकोलॉजी, ओशियन इकोलॉजी, इनलैंड वाटर इकोलॉजी, डेजर्ट इकोलॉजी आदि स्कोप का क्षेत्रों का भी अध्ययन करते हैं। विज्ञान की इस शाखा की महत्ता के कारण इस क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करना बहुत कठिन कार्य है। इस शाखा के अध्ययन की सहायता से ही वैज्ञानिकों ने मानव प्रजाति को अत्यधिक लाभ पहुंचाया है। इन लोगों में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा की है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्कोप ऑफ इकोलॉजी इज ए वेरी कॉम्प्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, एक जटिल संरचना है जिसका अध्ययन हम विभिन्न ब्रांचों से रिलेशनशिप करते हुए कर सकते हैं। यूनिट फर्स्ट के चैप्टर में हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के मूलभूत घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के दो मूलभूत घटक बताए गए हैं। कितने? दो, अजैविक घटक और जैविक घटक। नाम से स्पष्ट है, अजैविक घटक ऐसे घटक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। इनको हम भौतिक कारक भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम इनके अंतर्गत ताप का, प्रकाश, दाब, प्रवाह, गुरुत्व, वर्षण, वायुमंडलीय नमी आदि का अध्ययन करेंगे। रासायनिक कारकों में हम जल, मृदा व मृदा परिच्छेदिका, वायु, पीएच, पोषक तत्व आदि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपना जैविक घटक। जैविक घटक वैसे तो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: उत्पादक प्रोड्यूसर, उपभोक्ता कंज्यूमर, अपघटक डिकम्पोजर। उपभोक्ता तीन प्रकार के हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, और चौथे वाले को मान लिया जाता है सुप्रीम कंज्यूमर। लेकिन
अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम यहाँ पे पढ़ेंगे जैविक कारकों में 2 प्रकार के संबंधों के बारे में बताया गया है, अध्ययन के लिए कहा गया है। अंतर्जातीय संबंध, जिसको हम इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप भी कहते हैं, और दूसरा है अंतर्जातीय संबंध, जिसमें इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप कहा जाता है। फर्स्ट है अंतर्जातीय संबंध। अंतर्जातीय संबंध में निम्न क्रियाएं हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। समूहीकरण एग्रीगेशन, निवहीकरण कॉलोनाइजेशन, सामाजिक संगठन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पैतृक संरक्षण पेरेंटल केयर, खाद्य प्रतिस्पर्धा फूड कंपोजिशन, सीमित शत्रुता। अंतर्जातीय संबंधों में उदासीनता, सहजीविता सिम्बायोसिस, विरोधता एंटागोनिज्म। सिम्बायोसिस को भी 2 प्रकारों में बांटा गया है, सौपकारिता म्यूचुअलिज्म, सहभोजिता कमेंसलिज्म। और एंटागोनिज्म के भी निम्न 4 विधियां हैं: प्रतिजीविता एंटीबायोसिस, परजीविता पैरासिटिज्म, परभक्षिता प्रीडेटेशन, प्रतियोगिता कंपटीशन। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो सबसे पहले अजैविक या भौतिक कारकों का अध्ययन करते हैं। ऐसे पर्यावरणीय कारक जो अपने भौतिक गुणों द्वारा पर्यावरण में उपस्थित जीवों को प्रभावित करते हैं, भौतिक कारक कहलाते हैं। भौतिक गुणों द्वारा, इनमें सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ताप अध्ययन करते हैं। तो ताप या टेम्परेचर किसे कहेंगे? किसी भी वस्तु की गर्मी, अर्थात उसके अंतर्गत जो ऊष्मा है, गर्मी है, उसको हम ताप कहते हैं। किसी भी वस्तु की गर्मी ऊष्मा को ताप कहते हैं, जिसका अनुभव हमें छूने से पता लगता है उसके अंदर कितना ताप है। इस ताप को फ़ारेनहाइट या सेल्सियस डिग्री में मापा जाता है। साधारणतः तापमापी का प्रयोग तापक्रम मापने के लिए किया जाता है। जल का तापक्रम मापने के लिए थर्मिस्टर का, मृदा का तापमान मापने के लिए मृदा तापमापी का, और पौधों का ताप मापने के लिए थर्मोकपल का उपयोग किया जाता है। तापक्रम की भिन्नता के आधार पर पृथ्वी को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभक्त किया गया है: उच्च पर्वतीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र हैं जो तापक्रम की भिन्नता के आधार पर पृथ्वी को डिवाइडेड करते हैं। जैवमंडल के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न तापमान होता है। भूस्तर से प्रत्येक 150 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। हम पढ़ रहे थे उच्च पर्वतीय क्षेत्र। उच्च पर्वतीय क्षेत्र किसको कहेंगे? ऐसे क्षेत्र जहाँ पर शीत ऋतु लंबी अवधि की होती है, अर्थात जहाँ पे शीत ऋतु बड़ी होती है और ग्रीष्मकाल छोटा होता है, गर्मी के दिन छोटे होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हम ऐसे क्षेत्रों को कहेंगे ट्रॉपिकल जोन, जहाँ पर शीत ऋतु नहीं होती है और तापमान अत्यधिक होता है, अर्थात शीत ऋतु नहीं होती है या कम होती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु बड़ी होती है। तीसरा था उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल जोन। ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे तापमान न तो अधिक रहता है और सर्दी से ठंडक बढ़ जाती है। मतलब न तो तापमान अधिक रहेगा न सर्दी अधिक रहेगी, या यूँ कह सकते हैं कि तापमान भी अधिक रहेगा तो सर्दी भी अधिक रहेगी। मतलब दोनों परिस्थितियाँ सर्दी और गर्मी बराबर होती है। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये ऐसे जोन है टेम्परेट जोन जिनमें ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीतकाल में ठंड बढ़ जाती है।
इस प्रकार ज्योमंडल के भिन्न भिन्न क्षेत्र है जहाँ पे तापमान भी भिन्न भिन्न होता है। अब हम पढ़ेंगे तापमान के प्रभाव। तापमान का प्रभाव क्या क्या प्रभाव होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तापमान प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से समस्त जीवों के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष मतलब सामने, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप में। प्रत्येक जीव में ताप सहन करने की क्षमता होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ताप परिसर। ताप सहन करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ताप परिसर। और इस ताप परिसर के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल। प्रत्युतापी, तनुतापी। प्रत्युतापी यानी यूरीथर्मल किसको कहेंगे अपन, ऐसे जीव जो अधिक लंबे ताप परिसर में रह सकते हैं, अर्थात जिनका ताप सहन करने की सीमा क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात जो ताप को बहुत ज़्यादा सहन कर सकते हैं। ऐसे जंतु मनुष्य हैं, छिपकलियाँ हैं, टोड है, ऑयस्टर है, साइक्लोप्स है आदि इस प्रकार के जीव हैं जो यूरीथर्मल होते हैं, ताप के अधिक परिसर को सहन कर सकते हैं। सेकंड है तनुतापी, स्टीनोथर्मल। ऐसे जीवों को हम स्टीनोथर्मल कहते हैं जो छोटे ताप परिसर वाले जीव होते हैं, अर्थात जिनका ताप परिसर ताप सहन करने की क्षमता कम होती है, ताप सहन करने की सीमा कम होती है। ऐसे जीवों में हम मछलियाँ, दीमक, घोंघे व कोरल जैसे जीवों का अध्ययन कर सकते हैं। समस्त जीवों हेतु अधिकतम तापक्रम भी होता है जिस पर वे अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को दक्षतापूर्ण पूरा करते हैं। उच्चतम ताप सीमा के ऊपर और निम्नतम ताप सीमा के नीचे जीवों की क्रियाशीलता रुक जाती है। तापमान के जीवों पर निम्न मुख्य प्रभाव होता है, वृद्धि और विकास पर प्रभाव, प्रजनन पर प्रभाव, उपापचय पर प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, जंतुओं के भौगोलिक वितरण पर प्रभाव, आनुवंशिक प्रभाव, प्राणी शरीर पर आकारिक प्रभाव। पहला है वृद्धि और विकास पर प्रभाव, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो गर्ल्स, हम जानते हैं कि जो पौधों की वृद्धि होती है, विकास होता है, वह सामान्यतः तापमान के प्रभाव के बिना अछूता तापमान के प्रभाव के बिना अछूता नहीं रह सकता। हम देखते हैं घास, पत्तियाँ, फल, फूल आदि का जो अस्तित्व होता है वह तापमान पर निर्भर करता है। सामान्यतः अनेक कीटों का जीवन चक्र गर्म स्थानों पर मात्र 1 साल में पूरा हो जाता है, जबकि ठंडे स्थानों पर इस जीवन चक्र को पूरा करने में उन्हें 2 वर्ष तक लग जाते हैं। अवलंबित कीट होते हैं, कृंतक होते हैं, रोडेंटर्स, घास चढ़ने वाले जंतु होते हैं, उनकी वृद्धि या विकास भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तापक्रम से प्रभावित होती है। गर्ल्स, मछलियों के अंडे जो होते हैं वह 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की तुलना में 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 4 गुना अधिक वृद्धि करते हैं। कोरल यानी मूंगे की चट्टानें हैं, वह उसी समुद्र जल में वृद्धि कर सकती है जहाँ का तापक्रम 21 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। ये सब ताप पर आधारित जीव हैं और भी विभिन्न क्रियाएं जैसे पौधों में स्तरण, स्ट्रेटिफिकेशन, वर्नलाइजेशन, थर्मोपीरियोडिज्म आदि ताप से संबंधित क्रियाएं हैं। और एक और पौधों में आप और हम सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस, कितनी इम्पोर्टेंट क्रिया है जो भी ताप से संबंधित है। सेकंड है ताप का प्रजनन पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रिप्रोडक्शन। तो लड़कियों विभिन्न जंतुओं में प्रजनन काल भिन्न भिन्न होता है। ऋतुवक जो प्रजनन प्राणी होता है वह किसी निश्चित ऋतु में ही प्रजनन करता है। जननों की वृद्धि का होना, लैंगिक परिपक्वता का होना,
प्रजनन क्षमता आदि तापक्रम से सीधी संबंधित होती है। जंतुओं में ताप लैंगिकता के अनुपात का भी प्रभाव होता है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशिया वर्ग का जंतु है डेफनिया और साइक्लोप्स, ये साधारण ताप पर पार्थेनोजेनेसिस करते हैं। फलतः इनकी संतानें ऐसी मादा संतानें पैदा होती है। शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। हम शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता का प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकृति में ऐसे भी प्राणी हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। प्रकृति में ऐसे भी प्राणी हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता रहता है। ऐसे प्राणी असमतापीय या शीत रुधिरधारी या कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं, पोइकिलोथर्मिक एनिमल कहलाते हैं। शब्द याद रखना, हिंदी में कहेंगे असमतापीय शीत रुधिरधारी, इंग्लिश में कहेंगे पोइकिलोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड या शीत निष्क्रिय एनिमल, अर्थात ऐसे एनिमल जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। ये प्राणी शीत के उत्पीड़न से, मतलब शीत अर्थात हम कह सकते हैं अपनी भाषा में ठंड के प्रभाव से उत्पीड़ित होकर निष्क्रिय हो जाते हैं और भूमि में छिपकर पड़े रहते हैं। और इन जंतुओं के शरीर का तापमान, उपापचय की गति, श्वसन, हृदय स्पंदन दर आदि क्रियाएं बहुत मंद हो जाती है, स्लो हो जाती है। ये प्रक्रिया हिबरनेशन कहलाती है, शीत निष्क्रियता कहलाती है। इसके उदाहरण हैं उभयचर वर्ग के जीव, सरीसृप वर्ग के जीव। दूसरी थी समतापीय, होम्योथर्मिक। ये ऐसे प्राणी हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान से प्रभावित नहीं होता है, चाहे वातावरण का तापमान बदलता रहे लेकिन फिर भी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलता है, अर्थात वातावरण के तापमान से बॉडी टेम्परेचर चेंजेज नहीं होता है। समतापीय उष्ण रुधिरधारी या ग्रीष्म निष्क्रिय एनिमल्स कहलाते हैं। इनको हम वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मिक एनिमल्स भी कह सकते हैं। ये प्राणी ग्रीष्म निष्क्रियता में जाते हैं, एस्टिवेशन में जाते हैं। अब ग्रीष्म निष्क्रियता किसे कहेंगे, एस्टिवेशन किसे कहेंगे? जब प्राणी मरुस्थलों में भीषण गर्मी में बिलों में बंद होकर पड़े रहते हैं, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में निष्क्रिय हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता, एस्टिवेशन। इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये आपका वीडियो था अपना, यह आपको आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।